अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और कोशिश की करें कि अपनी सुबह का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ किया करें और लाइट सा ब्रेकफास्ट किया करें कि ताकि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरे। और जाहिर सी बात है, जब हम हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो बड़ा दिन भी मुश्किल गुजरता है और फ्राइड ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक कल्चर भी है, ट्रेंड भी है, पराठे और इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो कोशिश करें, अगर बहुत ज़्यादा भी पसंद है तो वीकेंड पे खा लिया करें, लेकिन वैसे एक्सरसाइज किया करें, मुस्बत सोच के साथ सुबह का आगाज़ किया करें कि ताकि आपके तमाम काम बहुत अच्छे से डन हों। जब आप मुस्बत सोच के साथ जाहिर सी बात है आगाज़ करेंगे अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ, एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, तो डेफिनेटली आपका सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो आज हम बात करेंगे हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर गौहर रहमान। गौहर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया यूसुफ, अल्हम्दुलिल्लाह। गौहर, आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? सुबह का आगाज़ तो पहले तो सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है कि पहले रात में सोना, फिर सुबह उठकर ऑफिस पहुंचना। तो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं कि अपने शेड्यूल, मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपना जो शेड्यूल है उसे तरतीब के साथ लेकर चलना चाहिए। कोशिश मैं भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं क्योंकि हमारी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है कि आपको अंदाज़ा है कि हम लेट नाइट तक भी कोई स्टोरी हो जाती है तो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोई स्टोरी अगर हम उसे पकड़ते हैं, हम उसको कवर करना शुरू करते हैं, तो उसको जब तक मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा ले तो सहाफ़ी को भी सुकून नहीं आता, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। इसीलिए जर्नलिज़म का जो शोबा है, इससे जो भी मुंसलिक अफराद हैं, ख़ास तौर पर फील्ड से रिलेटेड, उनकी जॉब को कहा जाता है जी आप तो 24/7 है। अगर उन्हें ये ना भी कहा जाए तो वो वैसे भी 24/7 हुआ करते हैं नेचुरली तौर पर। एक है कि आपके पास अगर एक स्टोरी आप दिन में कवर कर रहे हैं और आप दिन में अवेलेबल थे, लेकिन अगर उसका एक फॉलो अप रात में आता है तो आपको इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया और वो ज़माना नहीं है, टीवी चैनल्स हैं, तो हर जगह पर वो इन्फॉर्मेशन हमसे पहले चली जाती है। तो कोशिश यही होती है हमारी कि हम उस इन्फॉर्मेशन को पहले ब्रेक करें और उसका क्रेडिट भी लें। और लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वाली बात वो आपने पढ़ी भी होगी, हमने भी पढ़ी है, तो अब उसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो पता चल रहा है। तो पता चल रहा है डेफिनेटली। थोड़ी सी कंपैरेटिवली डॉक्टर्स की, सहाफ़ियों की जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी डेफिनेटली लाइफ बड़ी टफ होती है, इतनी इजी नहीं होती, टाइम मैनेज कभी भी बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है जी, कभी भी बुला लेते हैं। और हम रात में एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे। मैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की ही हम बात करते हैं आपके शो में, तो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये है कि हमने पहले भी एक आपके प्रोग्राम में अपने टीवी चैनल के ऊपर एक स्कैंडल था निश्तर के हवाले से, वो हमने ब्रेक किया था, HIV एड्स स्कैंडल, जिसमें डायलिसिस यूनिट में जो ज़ेर इलाज मरीज़ थे तकरीबन 30 के करीब, जिनका डेली का डायलिसिस हुआ करता था, लेकिन उसमें एक ऐसे पेशेंट का डायलिसिस किया गया जो HIV इन्फेक्टेड था। फिर उसके बाद उस मशीन को डिसइंफेक्ट नहीं किया गया और मशीन को डिसइंफेक्ट ना करने की वजह से जो 30 मजीद लोगों का उसी मशीन से डायलिसिस किया गया, तो वो लोग भी HIV पॉजिटिव हो गए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने नोटिस भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ यहाँ पर आई भी सही, निश्तर की जो वाइस चांसलर हैं उनको मुअत्तल भी किया गया, फिर अदालत से बहाली वगैरह हुई। फिर उसके बाद जो वो यूनिट है डायलिसिस, उसके सरबराह को भी हटाया गया, नौकरी से बरतरफ किया गया, हेड नर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो 4 से 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब मामला कुछ इस तरह से है, लगता है कि हमने किसी भी हादसे सानहे से सीखना नहीं है। हमने कसम खाई हुई है कि हम अपनी जो रिवायती अंदाज है हम उसे बरकरार रखेंगे। अब गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा ही स्कैंडल आया जिसे सबसे पहले रोही ने ब्रेक किया है। मामला कुछ इस तरह से है कि वार्ड नंबर ऑपरेशन थिएटर नंबर 0.5 है, ये इस तरह से 5 नंबर का ऑपरेशन थिएटर है जो मेडिसन के हवाले से, वहाँ पर एक मरीज़ का ऑपरेट किया गया है। सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम थी और इंतहाई सीनियर डॉक्टर्स थे, उनका बड़ा किरदार है निश्तर में, उनकी टीम थी, उन्होंने एक ऑपरेट किया है। लेकिन जब ऑपरेट करने के बाद कुछ जो बेसिक्स SOPs थे उससे पहले उनको फॉलो करना होता है कि आपने कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, HIV चेक करना होता है, लेकिन HIV रिपोर्ट के बगैर ही ऑपरेट कर दिया गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई है बाद में, तो उसके बाद वो पेशेंट HIV पॉजिटिव हुआ।
तो कोहर इतनी ज़्यादा मतलब इस तरह से नेग्लिजेंस दिखाई जा रही है HIV, और डेफिनेटली जब भी कोई किसी का ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है या इस तरह का डोनेट किया जाता है तो उससे पहले स्क्रीनिंग तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे स्क्रीनिंग के बाद किसी भी टेस्ट में, किसी भी चीज़ में, ट्रांसप्लांट में, हर चीज़ में स्क्रीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रीनिंग का रिजल्ट आए बगैर ये कैसे मुमकिन हो जाता है? बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि कुछ बेसिक्स हैं, आप बेसिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप बेसिक्स को इग्नोर करते हैं किसी भी प्रोफेशन के हवाले से, तो फिर उसके बाद एक अलमिया जन्म लेता है। तो अलमिया इसी तरह से जन्म लिया है कि अब उस पेशेंट का HIV पॉजिटिव के बाद जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ उसके साथ काम कर रहा था, अब वो भी डर गया है कि हमें भी HIV ना हो जाए। इसके अलावा जिस वार्ड में उसे मुंतकिल किया गया, जो नर्सिस वगैरह उसका इलाज कर रही थी, उन्हें भी, क्योंकि HIV का जो भी पेशेंट होगा उससे अलहदा प्रोटोकॉल है और दीगर पेशेंट से उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। और अब ख़तरा उसमें यह है कि जो आलात इस्तेमाल किए गए HIV पॉजिटिव पेशेंट की ऑपरेट के हवाले से, खुदा अल्लाह न करे कि कुछ ऐसा हुआ हो, एक ख़तरा है कि क्या वो जो आलात थे वो आगे भी उनको सही तरह से डिसइंफेक्ट किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि HIV पॉजिटिव के जो आलात होते हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करने का एक अलहदा प्रोटोकॉल है और एक आम जो आलात हैं उन्हें डिसइंफेक्ट करने का एक अलग प्रोटोकॉल है। तो अगर इसमें किसी ने भी नेग्लिजेंस शो की है तो ये भी एक बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। मज़ीद HIV के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो सकते हैं। अभी हमने देखा है कि पूरे पंजाब में जो केसेस हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ते जा रहे हैं। तोसा की हमने बात की थी पिछले आपके प्रोग्राम में। तोसा में जो HIV का जो मर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पर भी यही कुछ इसी तरह से था कि आपने जो इंजेक्शंस थे उनको दोबारा से यूटिलाइज किया। अब हम HIV के मामले में हम एक नाइंसाफ़ी भी बड़ी करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो जानने वाले उन्हें भी पता चले। हम इसको HIV को एक ही हम इसको जाविये से देखते हैं कि ये शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। इसका ये एक एंगल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तोसा का जो केस है वहाँ पर तकरीबन कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक BBC ने भी रिपोर्ट किया कि तकरीबन 200 से ज़ायद जो बच्चे हैं, अब बच्चों में ह्यूमन टू ह्यूमन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। वहाँ पे नेग्लिजेंस आई है कि प्राइम कंट्रीब्यूटेड सिरिंजेस हैं और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड है, तो उसकी स्क्रीनिंग ही नहीं की गई, ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की गई, यूज सिरिंजेस जो दोबारा यूज की गई। तो मेरी ना हमारे यहाँ के ना शहबाज शरीफ डॉक्टर हॉस्पिटल के ना डॉक्टर हैं DHQ के, डॉक्टर तंजील, हम इस पे जो बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे कन्फ्यूजन पाई जाती है। लोग HIV के टेस्ट ही नहीं करवाते, डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि यार सोसाइटी में क्या होगा। तो आप अपने जहन से ये निकाल दें जो एक मिथ बनी हुई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से ही ट्रांसफ़र होती है, और इसके अदर फैक्टर्स भी हैं। उसमें बुनियादी तौर पर अगर आप किसी सैलून जा रहे हैं तो आप रेज़र का इस्तेमाल अगर वो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो वो हो सकता है। इसी तरह से जैसे आपने तोसा के हवाले से बताया कि सुरंजों को बार बार इस्तेमाल किया गया, एक फैक्टर वो हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल अदर फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर को देखते हुए हमने सोसाइटी में उसे टैबू बना दिया है, वो फैक्टर ऐसे ही है। अब खवातीन जाती हैं सैलून्स में, वहाँ पे मैनी पैडी करवाती हैं, तो वहाँ पे जो फाइलर्स होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों पर इस्तेमाल होते हैं। अगर उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता तो वहाँ से भी खुद बताएं कि हम सैलून्स यहाँ पे बने हुए हैं, जितने भी पार्लर्स बने हुए हैं, क्या इन सैलून पार्लर्स के पास डिसइंफेक्शन के हवाले से जो मशीनरी है वो मौजूद है? तकरीबन 99% के पास वो मशीनरी मौजूद ही नहीं है। अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि जो ईड्स के या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका बिल्कुल कम्प्लीटली अलग प्रोटोकॉल होता है। सैलून्स में तो बस इतना नज़र आता है कि कोई सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है या कुछ इस तरह से। डेफिनेटली जब उनका प्रोटोकॉल ही अलग है तो वो उससे तो सैनिटाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, उसके लिए आपको पता है कि जिस तरह से स्टीम के हवाले से मशीनरी मौजूद है जो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करती है। चलें, अब थोड़ा सा लोगों को हमने परेशान कर दिया खबरें देकर, इतना भी नहीं होना, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल, केसेस बड़ी तादाद में ट्रीटमेंट भी की जाती है, जिसका कहीं भी इलाज नहीं होता तो हम यहाँ पे एक रिवायत है, इन्हें निश्तर ले जाओ, तो वहाँ पर ऐसे मरीजों का भी इलाज किया जाता है जिनको दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो
लाखों रुपए चार्ज करते हैं लेकिन मरीज का इलाज नहीं करते। एंड टाइम पे कहते हैं निश्तर ले जाए तो वहाँ पर उनका इलाज किया। अब हम आ जाते हैं जी, आज से बस अब टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है, ईद आ रही है, आज से भरपूर अंदाज में मंडियाँ सज चुकी हैं और मवेशी मंडियों की रौनकें अपनी अरूज पे हैं इस वक्त। और अब जिसने भी जानवर लेना है अब मज़ीद इंतज़ार ना करें जी, और सस्ता होगा और सस्ता होगा। तो मुल्तान की मवेशी मंडी पहले तो बड़ा मंदा रहा और उम्मीद यही की जा रही थी कि जुम्मे से असल मुकाबला शुरू होगा, क्योंकि आप ये देखिए जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, ये तकरीबन 4 दिन बनते हैं और ये भरपूर खरीदारी के दिन है। खरीदारी के दिन है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी डायबिटीज़ के ऊपर। डेफिनेटली डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कुछ लोग एहतियात भी नहीं कर रहे और शायद कज़न मैरिज भी एक कॉज हो सकती है। आज इस पे हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को ख़ासकर सर्जरी में भी खासे मसाइल पेश आते हैं कि कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी शुगर कंट्रोल की जाए, वरना जो वोंड होगा वो इतनी जल्दी हील नहीं होगा, ज़ख़म इतनी जल्दी हील नहीं होता। बहुत से मसाइल आते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ़ हराज साहब, हेड ऑफ सर्जरी हैं एट निश्तर। सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। उसके साथ हम हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर इमरान नवाज़। इमरान, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं इमरान? बहुत ठीक हूँ, लेकिन बाहर तो दर्जा हरारत काफ़ी तेज़ है, गर्मी है, लेकिन अंदर आपका इधर ये ठीक है स्टूडियो। बिल्कुल, मुल्तान हो और फिर गर्मी ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा जी, डॉक्टर साहब से स्टार्ट लेते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में एक तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? कज़न मैरिज भी एक वजह हो सकती है, या हमारा लाइफस्टाइल है, या हमारी फूड है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि आपने सारी वजूहात बता ही दी। जो मेन इसकी रीज़न है वो तो आपको पता है कि हमारा एक लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया टोटली। हम लोग अब पहले तो थे कि हम अपने डेली एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, अपने जिम में चले जाते थे, अपनी लाइफ के लिए अपने टाइम कुछ निकाल पाते थे। लेकिन आजकल ज़ाहिर है मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई कि अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया। और स्पेशली हम लोग जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आकर एक बहुत बड़ी रीज़न है इसकी। और उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो कह सकता हूँ वो ये है कि आपका जो इवन खाने पीने का जो है आपका जो स्टाइल है वो भी आपका चेंज हो गया। पहले तो आप बड़ी जो देसी हमारी चीज़ें होती थी आकर जो हम उन चीज़ों को ले लेते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि वही आप बड़ी रिफाइंड किस्म की जो चीज़ें ले रहे होते हैं, जिसमें आपके पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं और इसी किस्म की जो दूसरी आपकी फ़ूड है आप उसको लेते रहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी कैलोरीज इंटेक तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस कैलोरीज की जो आगे बर्न आउट है वो बहुत कम होता है। और अल्टीमेटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से शुगर हमारे इस कंट्री में, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा फैल रही है। अच्छा सर, दूसरा ये कि जो शुगर पेशेंट होते हैं जब उनकी सर्जरी होती है तो उनकी सर्जरी जो एक नॉर्मल पर्सन की होती है उससे कैसे डिफरेंट होती है? बिल्कुल डेफिनेटली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, देखिए ज़ाहिर है अब हम एक तो कॉम्प्लिकेशन हो गई, सर्जरी हम कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। और ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस भी आपको पता है कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली सर्जिकल फ्लोर पे पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं डायबिटिक फुट के साथ। मतलब इनके पाँव से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये होता है कि उनकी हम डिब्रीडमेंट करते हैं जिसको हम सफाई कहते हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ना करे अगर नहीं कंट्रोल होती तो फिर एम्पुटेशंस होती हैं, एक फिंगर की होती है, कुछ पाँव की होती है, अल्लाह ना करे ऊपर पूरी लेग की बात चली जाती है। इसमें मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि शुगर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया और अगर आपने उसकी सर्जरी कर दी आकर तो फिर आप यू विल एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो जाएगी। और जो शुगर की वजह से होती हैं, सेप्सिस हो जाएगी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस इन्फेक्शन की वजह से होता है कि बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप इन्फेक्शन को कंट्रोल ना कर पाएँ किसी भी वजह से आकर तो फिर आपको पता है कि आर्गन फेलियर की तरफ चल जाता है और पेशेंट का अल्टीमेट आउटकम बहुत बुरा होता है। अच्छा सर, दूसरा ये कि जो पेशेंट शुगर कंट्रोल नहीं करते, उनकी सर्जरी होती है तो उनको कौन कौन से ख़तरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, शुगर की वजह से जो मैं कहता हूँ जो सर्जिकल पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, वैसे तो कहा जाए कि जो शुगर है जिस्म के किसी भी ऑर्गन, कोई ऐसा ऑर्गन या आज़ा नहीं है जिस पे शुगर अफेक्ट ना करती, स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो।
और उसमें काफ़ी सारे मेडिकल्स भी हैं, जैसे आप कह देते हैं कि स्ट्रोक्स हो जाते हैं जिसको हम फॉलेज कहते हैं, वो इसी की वजह से होता है। कार्डिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हीं की वजह से हो जाते हैं। एब्डोमेन में बाज़ दफ़ा इंटेस्टाइन की इस्कीमिया या गैंग्रीन होती है, वो इसी शुगर की वजह से होती है। इसके साथ अगर आप चले जाएँ नीचे पाँव में, तो आपके जो डायबिटिक फुट जिसको हम कहते हैं, डायबिटिक हैंड्स कहते हैं, ये सारे इन्हीं की वजह से होते हैं। तो ये सारे सर्जिकल इश्यूज़ जो हैं बेसिकली डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। डायबिटीज़ की वजह से ये होता है कि हमारी एक तो जो आपका जो शुगर का लेवल होता है वो हमारे टिश्यू से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब टिश्यू से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आपकी इन्फेक्शन के जो चांस है बढ़ने का बहुत ज़्यादा हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 जो होता है कि डायबिटीज़ बेसिकली अफेक्ट करती है आपकी वेसल्स को, जो खून की शरियानों को। ये जो आप देखते होंगे, ये जो आपके कार्डिक पेशेंट्स होते हैं जिसमें खून की शरियानें सिकुड़ जाती हैं और खून की शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं, इसकी भी तो रीज़न डायबिटीज़ ही है बेसिकली। क्योंकि ये खून की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जब जमना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो नैरो हो जाती है, तो ज़ाहिर है फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो इसी तरीके से हम जो पाँव की सर्जरीज़ कर रहे थे, उसमें भी एक बहुत बड़ी रीज़न जो होती है वो खून की शरियानें का साइज़ कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता उन टिश्यूज़ को आकर। दैट इज़ वाई उन एरियाज़ में एक तो ज़ाहिर है शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा ऊपर से खून की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के आर्गन्स और स्पेशली हमारे जो पाँव हैं मुतासर होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हमें अल्टीमेटली सर्जरी पे जाना पड़ता है शुगर कंट्रोल करने के बाद। अच्छा सर, दूसरा ये भी एक बड़ा इशू होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके जो ज़ख्म होते हैं वो बहुत जल्दी हील नहीं होते। उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि वो हीलिंग की तरफ बड़ा प्रोसेस बहुत स्लो होता है या होता ही नहीं है? हमारी जो उसकी बड़ी वजह है ना, हमारा शुगर का जो कंट्रोल है ना वो बहुत पुअर होता है। हम पेशेंट्स के अगर हम कोई टेस्ट करवाते हैं तो अंदाज़ा होता है कि आपको मालूम है कि जैसे कोई 3 महीने की शुगर का टेस्ट हो जाता है, अगर हम देखें तो वो थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हो तो चलो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आकर यहाँ पे किसी का लेवल 14 होता है, किसी का 15 होता है, किसी का उससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये लोग अपनी शुगर कभी कंट्रोल की ही नहीं होती इन लोगों ने, और उसके बाद जब इनको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इवन देन सर्जरी करवा लेते, वो समझते बस सर्जरी होगी, अब हमें ठीक हो जाना है, अब हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उनको जितना डाइटरी उनको मेजर्स बताएं आके, या फिर उनको अपनी मेडिकेशन दे प्रॉपरली। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना आपके इन जो आपके हमारे जो उनको मशवरे होते हैं उन पर अमल ही नहीं करते हैं। वो अपनी शुगर को तो फिर भी इवन देन जो अपना लाइफस्टाइल पुराना होता है उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं, वही खाना, वही पीना, वही कम एक्सरसाइज करना, और अल्टीमेटली शुगर का लेवल कंट्रोल ना होना, और उसके बाद जो उसकी सेप्सिस है, समझ लें इन्फेक्शन है, उसका फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। चाहे आप जितना भी अच्छा एंटीबायोटिक दे दें, एक हद तक ही आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शुगर के इफ़ेक्ट दूसरे ऑर्गन्स पे भी हो रहे होते हैं। किडनीज बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और अगर किडनीज खुदा न खासा मुतासर हो जाए फिर हम प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स भी प्रॉपर डोज पे नहीं दे सकते, तो एक हम विशियस सर्कल में एंटर हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पेशेंट को अगर आपने कोई सर्जरी करवा भी लिया डायबिटीज़ की, तो अपनी डायबिटीज़ के लेवल्स को जो है बड़े अच्छा कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट को बहुत अच्छा कंट्रोल में रखें, और जो आपके डॉक्टर्स ने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं उस पर अमल करें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अरे सर, दूसरा ये भी बताएं कि सर्जरी कराने से पहले नॉर्मल शुगर लेवल, कितना शुगर लेवल होना चाहिए कि सर्जरी हो जाए इजीली और कोई ख़तरा भी ना हो? देखिए, नॉर्मल शुगर लेवल्स होने चाहिए सर्जरी से पहले। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि सर्जरी कभी भी नहीं होनी चाहिए जब शुगर लेवल्स हाई हों। शुगर लेवल्स हाई होंगे तो फिर ज़ाहिर, जैसे आपने पहले कहा, फिर तो कॉम्प्लिकेशंस में जाएगा ना पेशेंट। तो हमें पहले शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेना चाहिए, और बेटर ये होता है कि बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड होने चाहिए। जैसे आप कहते हैं फास्टिंग जो होती है, हम स्पेसिफिकली हम कहते हैं थोड़ा सा, ज़ाहिर ये पेशेंट आपको कहते हैं यूज टू होते हैं हाई शुगर लेवल्स की, इनकी बॉडी यूज टू होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम एग्जैक्ट तो नहीं इसमें कहते कि एग्जैक्ट ये लेवल होना चाहिए, लेकिन ठीक है 10-20 अगर प्लस भी हो जाते हैं फास्टिंग में या फिर रैंडम ब्लड शुगर में, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल अगर मैं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन दैट अगर मैं। तो शुगर शुड बी वेल कंट्रोल्ड अगर बिफोर यू प्लान एनी सर्जरी ऑफ एनी पेशेंट। अच्छा सर, तो इसमें एक ये भी फैक्टर रोल प्ले करता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ती जा रही है। अनऑफिशली तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में पहले नंबर पे है, आई थिंक डॉक्यूमेंटेड दूसरे के तीसरे नंबर पर है। तो इसमें कज़न मैरिज भी एक फैक्टर है? जी, डेफिनेटली कज़न मैरिज भी एक फैक्टर होता है, सारे डेफिनेटली है। लेकिन इसके साथ मैं समझता हूँ जो मेन हमारा यहाँ पे फैक्टर है, जो मेन हमारा, वो आपको पता है कि आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी ओबेसिटी है। मोस्ट ऑफ द पीपल ओबीज होते हैं जिनका BMI बहुत हाई होता है, और आपको पता है कि जिसको ओबेसिटी हो जाती है जिस पेशेंट को आकर, तो ये देखा गया आफ्टर 30-35 ईयर्स के बाद उनको टाइप 2 कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, वो ऑलमोस्ट उनको होती है अगर मैं। सो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ओबेसिटी आपका जो की सबसे बड़ी वजह जो है आपकी कंट्रोल डाइट ना लेना, और उसके बाद आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है बेसिकली। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि आप डेफिनेटली, आपका इतना एक्सपीरियंस है, डॉक्टर हैं,
तो डायबिटीज़ के पेशेंट क्या सीरियसली डायबिटीज़ को लेते भी हैं, डॉक्टर से रुजू करते भी हैं, या खुद ही घर पे ट्रीट करते रहते हैं? और बहुत सारी जगहों पे ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, वो बार बार गिर रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि हमें डायबिटीज़ है। वो कहते हैं कि शायद हमारा बीपी लो हुआ हुआ है, पानी पी लेते हैं, खाना नहीं खाया हुआ। तो लोगों को बहुत सारी जगहों पे एजुकेटेड क्लास को भी बाज़ दफ़ा आइडिया नहीं हो रहा होता कि हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ कोई हेल्थ की आप समझ लें कि इसके ऊपर कोई अवेयरनेस का सिस्टम ही नहीं है। हमारे कोई प्रोग्राम्स जो है ना हेल्थ के ऊपर अगर आप देखे जाएँ, जैसे आप कर रही हैं, इस किस्म के प्रोग्राम्स को बड़ा रेगुलर होना चाहिए और हर जगह पे होना चाहिए। सोशल मीडिया पे होना चाहिए, चैनल्स को होना चाहिए, जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर होना चाहिए और हेल्थ को फोकस किया जाना चाहिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली दूसरे इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, हेल्थ हमारी कभी प्रायोरिटी रही नहीं है। इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है पेशेंट को कि शुगर क्या चीज़ है और शुगर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और शुगर के असरात कितने मुज़र हो सकते हैं एक इंसानी जिस्म के ऊपर। जब तक उसको पता नहीं होगा तो वो कैसे अपनी शुगर के बारे में ज़्यादा ख्याल रखेगा या उसके बारे में ज़्यादा वरीड होगा या अपने डॉक्टर से रुजू करेगा। दिस इज़ द मेन। और उसके बाद दूसरा ये है कि हमारा अभी तक एक कैजुअल हमारा बिल्कुल एक लाइफस्टाइल है। शुगर अगर हो भी जाए तो हम लोग जो है ना बजाय प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने के चले जाते हैं, मतलब एक उन लोगों के पास चले जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनसे शुगर बढ़ जाती है, बल्कि उल्टा आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को अल्टीमेटली कोई उसकी बेहतरी के बजाय नुकसान होता है। तो ये बेसिकली लैक ऑफ जो है ना हमारी हेल्थ एजुकेशन है, उसकी वजह से सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी सफ़र कर रही है। अच्छा सर, दूसरा बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं वो सिरिंज से घबराते हैं तो इंसुलिन की तरफ नहीं जाते, और कुछ पेशेंट्स की ये भी शिकायत होती है कि टैबलेट खाने की वजह से, कोई अगर हम डायबिटीज़ की टैबलेट लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो जाता है उससे। तो इस तरह के मसाइल क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर किसी का वेट लूज हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा ना कि ओबेसिटी कहते हैं मोटापापन, एक बहुत बड़ी वजह है शुगर की। तो सर जो नॉर्मल वेट वाले लोग हैं वो बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं हमारे नॉर्मल वेट से भी ज़्यादा कम होता जा रहा है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कि उससे कोई आपका वेट कम होता है, ये भी एक मिथ होगी आप कह सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप अपना मोटापे को कंट्रोल करने के लिए तो और मेजर्स हैं आपके, वो डाइटरी मेजर्स भी हैं, आपकी एक्सरसाइज भी है और आजकल कुछ ड्रग्स भी आई हुई हैं जो कि हमारे फिजिशियंस और आजकल स्पेशली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको पता है इस फील्ड में आ गए हैं, तो वो उनको एडवाइस कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है इनको इस वजह से। ठीक है। अच्छा सर, जो विलेज के रिमोट एरियाज़ के लोग होते हैं उनमें शुगर और सर्जरी से मुतल्लिक सबसे बड़े मसाइल आपने क्या नोटिस किए हैं? हेल्थ एजुकेशन की कमी है, पता ही नहीं उनको। शुगर हो गई है, जब हमारे पास आता है, जैसे कि आपने कहा किसी को स्ट्रोक के फालिज के साथ आएगा, कोई हार्ट अटैक के साथ आएगा, कोई अपना पाँव आएगा जो पूरे का पूरा पाँव उसका गला हुआ होगा और हमारे पास रिपोर्ट करेगा जी कि मेरा पाँव खराब हो गया, जख्म है, जख्म ठीक नहीं हो रहा। तो लोगों को बेचारों को अवेयरनेस ही नहीं है, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मैंने पहले जैसे गुजारिश की थी अगर कि हमारा जो सारा मीडिया है उसके थ्रू हेल्थ के ऊपर इतना कम काम होता है, उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं होता और वो डायग्नोज फर्स्ट टाइम तभी होते हैं कि जब उनके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस हेल्थ एजुकेशन को एक्सटेंड करें आकर और तो उसके बाद बेहतरी हो सकती है पेशेंट को। दिस इज द ओनली वे, आकर हम अपने पेशेंट्स को, उन लोगों को आकर जो रिमोट एरिया से बैठे हैं उनको हम थोड़ा सा टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि अब आपको शुगर है तो शुगर की क्या अलामात हैं, अगर शुगर की अलामात हो जाएँ ये वाली अलामात हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, और अगर आप शुगर का इलाज नहीं कराते तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करना पड़ सकती है। तो ये इस किस्म की अगर थोड़े से प्रोग्राम्स हो जाएँ कुछ हेल्थ एजुकेशन के ऊपर आकर, कोई अवेयरनेस के ऊपर आकर, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एरिया रिमोट एरिया से बैठे हैं उनको भी काफ़ी एडवांटेज हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि क्या ये जो शुगर की वजह से दिल और गुर्दों के मसाइल, सर्जरी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? और दूसरा इसमें मैं ये भी ऐड कर देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमें डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ तो होती है, उसके लिए वो कहते हैं कि चीनी नहीं खा लेते या आम नहीं खा लेते, लेकिन उनके साथ साथ वो बीफ मटन बड़ा दबा के खा रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये शायद हार्ट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, हार्ट के मसाइल भी इसके साथ
पैदा हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ताकि हमारी ऑडियंस को इसके नहीं, वो ऊपर ठीक है। देखिए मीठी चीज़ें तो अगर इसको डायबिटीज़ है आकर, या फिर आपको पता है एक फेज़ होती है प्री डायबिटिक्स भी होती हैं आकर, जो तकरीबन जिनके कुछ लेवल्स बॉर्डर लाइन होते हैं, हम कहते हैं कि हो सकता है इनको डायबिटीज़ हो जाए। ये वो लोग हैं जिनको तो बहुत एहतियात तदाबीर और मेजर्स अपनी लेना चाहिए। उनको स्पेशली अपनी ऐसी फूड्स नहीं लेना चाहिए जिसमें बहुत शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं आपकी जैसे आपने बोला कि चीनी भी है और इसके साथ मिलती हुई चीज़ें भी होती हैं, और डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरा ख्याल प्रोटीन डाइट बेहतर होती है। अगर आप प्योर प्रोटीन डाइट लें आकर तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं आकर, जिसमें हमारे जैसे रोटी होती है, चावल होता है, इनमें बहुत ज़्यादा आपकी ब्रेड्स होती हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको कम से कम लेना चाहिए। और जो प्रोटीन डाइट है ना, उसको तो बेटर है फॉर द हेल्थ के लिए, बहुत बेटर है। लेकिन सर अगर साथ कोई कार्डिक पेशेंट भी हो, प्रोटीन चले, वाइट मीट तो जी एग्जैक्टली, प्रोटीन फिर भी शायद नुकसान है। लेकिन अगर आप देखें प्रोटीन के साथ हम क्या ले रहे होते हैं ना, हम पाए खा रहे होते हैं ना, जिसमें आप देखें चिकनाई का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटीन मैं समझता हूँ प्रोटेक्टिव है, जैसे एग वाइट है आपके लिए प्रोटेक्टिव है, प्रोटीन है आपके लिए। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेटेड डाइट्स के ऊपर जाते हैं तो सारे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, स्पेशली उस पेशेंट के साथ जिसको डायबिटीज़ हो चुकी है। और इसके साथ साथ ऐसी जो फैट्स हैं, इवन आकर फैट्स भी आपने सही कहा, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है आपका, और जब फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ज़ाहिर डेफिनेटली फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं बॉडी में भी आकर। तो इसलिए हमें इन दो चीज़ों से, फैट्स को बड़ा देखभाल के एहतियात अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली आप कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको बारे में बहुत ज़्यादा हमें कॉन्शियस होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए आके। लेकिन प्रोटीन डाइट कहते हैं कि इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द हेल्थ एंड फॉर द बॉडी। ओके। अच्छा सर, दूसरा थोड़ा इस तरफ भी आते हैं कि पाकिस्तान में सर्जन्स जो हैं उनको शुगर के मरीज़ों के इलाज के दौरान किन का सामना सबसे ज़्यादा मिलता है, देखने को फेस करना पड़ता है? देखिए हमें तो ये आंसर लेते हैं, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। जी नाजरीन, डायबिटीज़ के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं। अक्सर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम तो मीठा खाते ही नहीं है, लेकिन जो रोटी खाते हैं वो भी शुगर वो वाली तो हम रजिस्टर्ड करते ही नहीं है शायद। तो अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, सर से जवाब ले लेते हैं, सवाल वहीं रह गया था। जैसे पाकिस्तान में सर्जन्स को शुगर और के मरीज़ों के इलाज के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें जो जिनका सामना करना पड़ता है वो यही कि शुगर कंट्रोल, प्रॉपर्ली शुगर कंट्रोल करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब एक्चुअली। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम शुगर के लेवल्स को पहले बेहतर कर लें, उसके बाद सर्जरी परफॉर्म कीजिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे सेप्सिस बहुत ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था सर्जरी में हमारे डायबिटिक फुट बहुत आते हैं, हमारे पाँव जिनकी इन्फेक्शन पाँव में हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब तक हम उस पार्ट को रिमूव ना करें, उस सेप्टिक फोकस को रिमूव ना करें आकर, तो तब तक शुगर का लेवल भी नीचे नहीं आता। तो ये ज़ाहिर डेफिनेटली एक चैलेंज तो होता है हमारे लिए कि एक तरफ सर्जरी भी करना पड़ रही है हमें, शुगर कंट्रोल डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन नहीं भी कंट्रोल हो रही तो फिर भी हमें सर्जरी करना पड़ रही है। और हमारी कोशिश होती है कि इसको हम बाद में कंट्रोल भी कर लें। तो हमें सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम जो हमें आ रहे होते हैं वो शुगर के साथ बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स इफेक्ट हो चुके होते हैं। और स्पेशली जो मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं वो आपका हार्ट भी होता है और आपके किडनीज भी होते हैं। एक सर्जन को जो प्रॉब्लम होता है कि एक डायबिटिक पेशेंट आता है, डायबिटिक फुट के साथ है, जिसकी हमने सर्जरी प्लान की होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसको कार्डिक इश्यूज भी चल रहे होते हैं, उसको कोई ना कोई हार्ट अटैक भी हो चुका होता है। और अफसोस की बात ये होती है कि ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें बाद में हार्ट अटैक्स हो भी जाए तो उनको पेन नहीं होता, क्योंकि ज़रा डायबिटीज़ की वजह से आपको पता है कि असाब भी मुतासर होते हैं बॉडी के आगे। तो जब असाब मुतासर होते हैं तो इनको ज़रा अगर हार्ट अटैक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता ही नहीं चलता है। साइलेंट हम कहते हैं इनको, एमआईज होते हैं जिनको हार्ट अटैक्स कहते हैं। तो उनको पता चलता है कि वो तो हार्ट भी उनका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम जब हम उनके किडनीज को चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो रीनल पैरामीटर्स है वो भी बहुत सारे डिरेंज्ड है, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। सर एक कॉलर लाइन पर है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं इससे तो बात कर रहा हूँ, आबिद हुसैन जी। ठीक है, सवाल कीजिएगा। जनाब शुगर है तो शुगर के बसे सरकारी अस्पताल तो कोई सरकारी अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। अगर सरकारी अस्पताल जाइए तो टोटल गोलियां एक तो वापस भेज दे रहे। ठीक है जी, आपका सवाल आ गया। जी सर। हाँ, ये कह रहे हैं जी कि मुझे शुगर है और मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ मिलता नहीं है। मेरा ख्याल है कि
अनफॉर्चुनेट होंगे। वैसे आपको पता है कि जो आजकल हमारे कुछ इश्यूज़ हैं थोड़े से, हम आपको पता है कि चूँकि मैं ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान, उसको भी लीड करता हूँ, तो ये इश्यूज़ तो डेफिनेटली हमें आते हैं। हमारे पास चीज़ें तो आती हैं, मेडिसिन्स तो आती हैं, मैं ये हमेशा बिलीव करता हूँ कि मेडिसिन्स तो आती हैं, लेकिन मेडिसिन्स की मिकदार पूरी नहीं होती, कम होती है। और उस कम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा पेशेंट का जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा है। अगर आपका निश्तर हॉस्पिटल देखें, हमारे पास वो 1800 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन जो एक वक्त में पेशेंट वहाँ पे एडमिट होता है दैट इज़ मोर देन 3000 आकर में। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें बजट थोड़ा सा और मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बजट और मिलना चाहिए, सो दैट कि हम इन तमाम पेशेंट्स को जो हमारे ओपीडीज़ में आते हैं, जो हमारे पास एडमिट होते हैं, उनके लिए भी जो एक्स्ट्रा पेशेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा लोड निश्चित बर्दाश्त कर रहा था, उसका बजट ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये बजट हमें मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद यकीनन हम ये देखेंगे कि हमारे पेशेंट्स जो इस किस्म की कंप्लेंट करते हैं कि हम गए हैं वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिली, हो सकता है इनको ना मिली हो, दूसरे पेशेंट को मिल गई हो, लेकिन पेशेंट्स की एक बल्क है जिसको पेशेंट को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ के ऊपर तो सारा थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ होते हैं आकर, जिससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे हॉस्पिटल्स की है और हमारी गवर्नमेंट को आपस में एक पेज पे होना चाहिए आकर, सो दैट के पेशेंट्स का फ़ायदा भी हो और पेशेंट्स को इस किस्म की कंप्लेंट भी ना हो। कंप्लेंट भी ना हो। थोड़ी सी अब हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात करते हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुल्तान कचहरी से पसंद की शादी करने वाले जोड़े को अगवा कर लिया गया, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, सब ने देखी। ये क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि लोग तो अदालत आते हैं इंसाफ मांगने के लिए और उनको बड़ी उम्मीद होती है कि यहाँ पे हमें अदालत इंसाफ भी फराहम करेगी, जो आइन में हमारे हकूक़ लिखे हुए हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ से ही वो बड़े अजीब व गरीब तरीके से उठा लिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं युसरा। ये 2 दिन पहले का वकूआ है। दिन दिहाड़े पसंद की शादी करने वाला जोड़ा जो है वो कचहरी में आया। बस्ती मुल्क के ये लोग थे, आसमा और मज़हर, उन दोनों। उन्होंने शादी की थी 5 माह पहले, और जो लड़की थी उसकी फैमिली इससे नाराज़ थी इस रिश्ते पे। उन्होंने एक FIR भी कराई थी कि मेरी बेटी अगवा हो गई है। जब FIR हो जाए तो 164 का बयान होता है कोर्ट में, वो बयान देने के लिए अभी पहुंचे ही थे तो अदालत के बाहर ही, पार्किंग प्लाजा के बाहर जो थे वो लड़की के अहल खाना तकरीबन 15 से 20 लोग थे। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, अंदर से खींचा दोनों को और फिर मारते हुए उनको उठा के ज़बरदस्ती गवाह करके ले गए। लेकिन अफसोसनाक बात इस पूरे वकूआ में ये है कि मौका पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस एहलकार वीडियो बनाते रहे, पीछे खड़े होके देखते रहे, लेकिन कोई एक बंदा भी आगे नहीं बढ़ा। चंद ही फासले पर CP ऑफिस है, SSP ऑपरेशन ऑफिस है, चंद कदमों पर जो है सदर का दफ्तर है, SHO सदर वहाँ होते हैं, और थाना चैले की ये हदूद है। 2 मिनट का फासला चैले की हदूद का है। यहाँ से ये बंदे अगवा होते हैं, गाड़ी में डाला जाता है और फिर बस्ती मुलूक जाते हैं। रास्ते में कोई 8-10 थाने आते हैं जो सड़क के ऊपर ही हैं, उस हदूद से भी ये जो है रवाना होते हैं, फरार होने में कामयाब होते हैं। अब ये लोग पकड़े तो गए हैं। कल CPO मुल्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि बड़ी SHO साहब ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है। इसके पीछे ये था, जैसे इन लोगों को अगवा करके जब वो ले गए, वो बेटी वाले थे, अपनी बेटी को भी और उसको भी, जो लड़का जिसने शादी की थी, वहाँ जाके उन्होंने 15 पे कॉल की है कि हमारे घर में ये लड़का आया है तो हमने पकड़ लिया है, यानी उस एक और वकूआ बनाने के चक्कर में। लेकिन इसकी ऑलरेडी वीडियो एविडेंस बन चुकी थी। पुलिस यहाँ से गई और उनको बरामद करके ले आई और इस वक्त वो बाजियाब भी हो गए हैं, मुलजमान पे पर्चा भी हो गया है। बात यह है कि हर तीसरे दिन आपने कहा इंसाफ की जगह अदालतें हैं। हम बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं और बहुत सी लोग ऐसे हैं जो लड़ाई नहीं करते, कहते हैं कोर्ट में आ जाएं, हम जो भी इंसाफ होगा। लेकिन हम देख रहे होते हैं अदालतों में नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से बहुत से मसाइल हैं, परेशानी है। यहाँ पे मज़ीद नफरी की भी ज़रूरत है। मुल्तान पुलिस में CCD शुरू में आई तो यकीन करें बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था। जैसे रीजनल हेड हैं कमरान खान, यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ है। दोबारा डेली मैं वसूख से कह रहा हूँ, मेरे पास डाटा भी है, 20 से 30 डकैतियाँ, चोरियाँ जो हो रही हैं और लोगों के घरों में नकब्ज़ा नहीं, और इस तरह से जो फिर मुल्तान का इस वक्त हाल जो है वो बुरा है। 10 से 15 मोटरसाइकिलें डेली स्नैच और रॉबरी हो रही हैं। यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कमांडेंट मुल्तान सादिक डोगर साहब हैं, उनसे मैं ये अपील भी करूँगा कि खुदारा दोबारा अपनी ये पॉलिसी रिवाइज़ करें। CCD के नए इंचार्ज आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी पॉलिसी के तहत जिस तरह ज़ीरो मुल्तान में एक क्राइम हुआ था, पिछले 1 हफ्ते में 5 मर्डर के वाक़यात हुए हैं मुल्तान में, 5 लोगों को कत्ल कर दिया गया, 2 ख़वातीन थी।
3 उसमें मर्द थे। तो इसको रोकने के लिए दोबारा हिकमत अमली बनाना होगी, अदरवाइज़ फिर सारे खौफ में दोबारा मुब्तला हो जाएंगे। सारे खौफ में दोबारा मुब्तला हो जाएंगे। बाजियाब कराना तो एक बहुत अच्छा खुशाइन बात है, लेकिन दूसरी जानिब जो शादी करना चाहते हैं वो तो बड़े घबरा गए होंगे कि अगर अदालतों की ये सिचुएशन है तो कहाँ जाएं हम। अच्छा इमरान, थोड़ा सा डीजी खान के ऊपर बात कर लेते हैं। डीजी खान में एक खातून के साथ ज़्यादती हुई और फिर वो NCCI पहुंच गई, उसके ऊपर क्या अपडेट है? देखें, एक वीडियो वायरल हुई, हमने भी वो वीडियो पे ही देखा था। खातून RPO डीजी खान अजहर इकराम साहब हैं, उनके पेश होती हैं और कहती हैं कि आपका SHO मुझे मुतअद्दिद बार ज्यादती कर चुका है, किसी इशू में मैं उनके पास गई थी और उसके बाद उसने वर्गलाया और मुझसे जो है और अब वीडियोस बनाई हैं और ब्लैकमेलिंग, और मैं आपके दफ्तर के चक्कर लगा रही हूँ, DSP SSP के मुतअद्दिद चक्कर लगा रही हूँ, 1 महीने से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। हैरान कुन बात ये थी कि खुली कचहरी में जब ये बात हुई, मीडिया में रिकॉर्डिंग हुई, फिर सोशल मीडिया पे आई और इन्फ्लुएंस बढ़ा और फिर उस SHO पे RPO डीजी खान ने FIR दे दी। मरीम नवाज साहबा वज़ीर पंजाब हैं, मोहतरम हैं, उनका एक ही बयान है कि ख़ातीन को कोई इशू होता है। इवन के इतने जो वो बना दिए हैं कानून के, शौहर भी अगर घूर के इस तरह से देख के गुस्सा करेगा तो उसके खिलाफ भी वाक सेंटर हैं और मुख्तलिफ जो है उनको रेमेडी दी जाती है। लेकिन एक खातून को SHO इस तरह से हरासा कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, उस पर FIR ना होना सबसे पहले तो ये पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल निशान है। एप्लीकेशन पे FIR फौरी दर्ज करें, बाद में अगर नहीं साबित चीज़ें होती तो खारिज कर दें। लेकिन क्योंकि होता क्या है, जो ताकतवर होता है उनके खिलाफ जो है वो, चूँकि वो पुलिस का इंस्पेक्टर था, SHO था, तो इसलिए ये देर हुई, लेकिन हो गई है FIR। अब क्या हुआ, दूसरा रुख आपने कहा, उस SHO ने फौरी NCCI मुल्तान में एक एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे बदनाम करने के लिए उसने जो है वो वीडियो बना के और फैलाई है। होता क्या है कि काउंटर एक अटैक होता है, अक्सर यही है, और बाद में ये इस तरह की सूरत हाल में हम देखते हैं कि जब लड़ के दो जो फरीकैन होते हैं, एंड में सुलह ही हो रही होती है। तो NCCI में आगे मैं यहाँ पे बताऊँगा, अगर उस वीडियो के कॉन्टेस्ट में SHO ने उस खातून जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है NCCI में आई है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे उस खातून की कोई अपनी वो डेलिबरेटली वो नहीं कर रही थी, सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत उसने वीडियो नहीं फैलाई थी। वहाँ पूरे मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, कुली कचहरी में वो बनी थी। उसके अलावा अगर किसी फॉर्म पे उसने उसकी हद तक इज़्ज़त की है तो यकीनन फिर उसको SHO को आना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि चूँकि हुकूमत है और वो लोग हैं जो इंसाफ फराहम करने वाले हैं, ज़्यादतियाँ भी वही कर रहे हैं, एलिगेशन भी उन्हीं पे है, तो यहाँ पे एक अला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि कि उस खातून पे हरासा करके या मुख्तलिफ इदारों का उस पर इन्फ्लुएंस वो डाल के इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसको जो है एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको गैर जानिबदाराना तौर पर देखना चाहिए, गैर जानिबदाराना तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी डॉक्टर्स के इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, डॉक्टर्स को क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, डॉक्टर भी हैं और एक मेंबर होने के नाते PMA के, आपके ख्याल में पाकिस्तान में डॉक्टरों को क्या मसाइल का सामना है, कौन कौन से मसाइल का सामना कर रहे हैं डॉक्टर्स? अगर आप डॉक्टर्स के मसाइल को देखें तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स के जो इश्यूज़ हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई उनके पास स्पेस ही नहीं है डॉक्टर्स के लिए। अब दूसरी बात है कि डॉक्टर्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। आपने इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, आपने बाहर से भी हमारे डॉक्टर्स करके आ रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने फ्यूचर प्लानिंग की है उन डॉक्टर्स को कि इतने डॉक्टर्स आएंगे वो कहाँ पे अकोमोडेट होंगे? उनके लिए आगे कोई हिकमत अमली नहीं बनाएगी, कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स में बहुत अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। सबसे बड़ा इशू तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस लेवल पर देखना चाहिए कि हमें कितनी ज़रूरत है, कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने और कितने डॉक्टर्स ऐसे जिनको हम आगे अकोमोडेट कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि हम डॉक्टर्स के ऊपर, आपको पता है कि एक डॉक्टर जो पब्लिक सेक्टर से बढ़ के आता है, गवर्नमेंट बहुत पैसा उस पर खर्च करती है और होता ही है कि वो यहाँ पे डॉक्टर बनता है और उसके बाद जब उस देखता है कि मुझे प्रॉपर्ली यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिल रही आकर, तो उसके बाद बाहर चला जाता है। तो जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन होता है आकर, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है बेसिकली, कंटिन्यूसली हो रहा है। हमारे लोग बन रहे हैं, हम उनको बनाई जा रहे हैं, उन पर खर्च किए जा रहे हैं, पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो बाहर चले जाते हैं जहाँ पे उनको स्पेस मिलती है, जहाँ पे उनको कोई अच्छी सैलरीज मिल जाती है, जहाँ पे उनको एक रिस्पेक्टेबल, उनको एक
वे मिल जाता है अपनी लाइफ गुजारने का, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू तो है अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए उनकी सैलरीज़ को देखा जाए, सैलरीज़ को देखा जाए तो बहुत ही कम है, मतलब बता नहीं सकते कि अब सैलरीज डॉक्टर से कितनी कम है कि हमें बताते हुए भी शर्म आती है। और उसके बाद कोई उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते आकर। जैसे देखिए कि डॉक्टर्स है बेसिकली सीरियस पेशेंट्स के साथ कर रहे होते हैं, किसी पेशेंट को ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कम्युनिकेट हो जाती हैं, एक से दूसरे पे चली जाती हैं, दूसरे तीसरे पेशेंट में चली जाती हैं। ये सारे वो रिस्की पेशेंट्स होते हैं जिनको हमारे डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होती हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा डॉक्टर के साथ कुछ होता है तो कोई उसके साथ एंड में खड़ा नहीं होता। तो मैं कहता हूँ एक स्पेशली हेल्थ रिस्क अलाउंस होता है कि जो कि तमाम डॉक्टर्स को दिया जाना चाहिए, इन एडिशन टू दी एक जो हैंडसम सैलरी है उन डॉक्टर्स को दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को बड़ा कंफर्टेबल गुजार सकें। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब आप उनको सैलरीज हैंडसम नहीं देते तो फिर ज़रा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो फिर ज़रा थोड़ा बहुत आप कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए जी, एक डॉक्टर उधर भी काम कर रहा है, उधर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है आकर। लेकिन मैं इसको हमेशा निगेट करता हूँ सिर्फ इस बेस पे कि देखें, आप सपोज आप एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, एक आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके अपने वार्ड्स में, आपके अपने हॉस्पिटल में सपोज अगर गुंजाइश आपकी है 100 पेशेंट्स के, 200 पेशेंट तो वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं जो अपने टाइमिंग्स के बाद आकर, मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूंगा कि आप अपनी ड्यूटी आवर्स में बाहर जाएं आकर। ड्यूटी आवर्स में एवरीवन शुड बी प्रेजेंट जहाँ पे उसकी ड्यूटी है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपकी ड्यूटी आवर्स नहीं है, आप उसके बाद आपका राइट है, आपका हक है कि आप जहाँ पे मर्जी चाहे आप प्रैक्टिस करें, आप जो काम करें, आप चाहे अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, चाहे आप अपनी कोई और बिजनेस कर लें, कोई अपनी फूड शॉप खोल लें आकर, चाहे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए, किसी को कोई बात करना चाहिए। तो दूसरा जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू है अगर वो डॉक्टर्स की सैलरीज का है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि प्रोटेक्शन का। डॉक्टर्स को आए रोज़ मारे पड़ रही होती हैं आकर। मैं तो इसका आई विटनेस हूँ आकर। हम इमरजेंसीज में पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती जिसमें एज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी में अपनी इमरजेंसी में ना जाता हूँ, अपने डॉक्टर्स के साथ ना मिलता हूँ आकर। और सबको एक हमने लेसन ज़रूर दिया होता है कि भाई आपने यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट विद योर पेशेंट्स आकर। अपने पेशेंट के साथ आपने लो प्रोफाइल में रहना है। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं, उनको प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं मिलती हैं, प्रॉपर्ली मेडिकेशन नहीं हो रही, मेडिसिन नहीं मिल रही होती, या उनकी सर्जरी डिले हो रही होती, नॉट ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स आकर, दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है। वो अल्टीमेटली जो ब्रंट आता है ना आकर, वो डॉक्टर्स पे आता है आकर। में आई रोज जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो सिर्फ उसकी रीज़न यही होती है कि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ की डेफिशिएंसी है आकर, जिसको गवर्नमेंट के लिए मीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अपने ज़ाहिर उनके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, अपने इश्यूज होंगे आकर, लेकिन उसका जो अल्टीमेटली जो ब्रंट है वो हमारे डॉक्टर्स पे आता है। ठीक है डॉक्टर मसूद रऊफ फिराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इमरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन आपने डायबिटीज़ के ऊपर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अवेयरनेस मिली होगी कि किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। इस घंटे में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट घंटे में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ईद कुर्बान करीब है और कुर्बानी भी करीब है, तो कुर्बानी जो है उसकी असल रूह और फ़लसफ़े को भी जानेंगे, और दूसरा ये भी जानेंगे कि जब हम कुर्बानी करते हैं किस तरह से हम जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे हमसाए हैं, आजकल का इतना मसरूफ़ ज़माना है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि साथ वाले के घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो कोशिश करें कि उनके थोड़े बहुत मसाइल को जानें और उनके मसाइल में कोशिश करें कि उनकी हेल्प आउट कर दें किसी भी तरीके से। तो हमारा दीन भी यही कहता है और हमें खुशी भी इसी तरह से मिलती है। तो डेफ़िनेटली जब आप किसी मुस्तहिक अफराद को अपना गोश्त पका के या कच्चा गोश्त जैसे तकसीम करते हैं तो आपकी खुशियों में भी इजाफ़ा होता है। आज हम कुर्बानी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद असलम मलिक, साबिक चेयरमैन इस्लामिक स्टडीज़ इस एमर्सन में रहे हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर, अच्छा, कुर्बानी पे आज हम बात करते हैं। कुर्बानी की असल रूह और फ़लसफ़ा क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत सारी सलावात और दरूद
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यकीन माने आज इस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। हम लोग समझते नहीं हैं। हालांकि रहमत आलम रसूल मुकर्रम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। बशरू वला तुनफ़िरू, बशारतें दो लेकिन नफ़रतें मत फैलाओ। कुर्बानी एक अजीम फरीज़ा है। हमने सिर्फ इसको एक कल्चर बना दिया है, वरना कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि ये इताअत इलाही है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। और फिर ये बाइसे तकवा है, इससे तकवा पैदा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त और खून तुम्हारा हमारे पास नहीं पहुंचता, ये तो वो दिलों का तकवा है जो हमारे पास पहुंचता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब, इनको फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। उसका रिजल्ट क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इसलिए कुरान मजीद में एक और मकाम पर खालिक कायनात का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च ना करो। बिल्कुल। तो इस लिहाज से कुर्बानी इस्लाम की रूह है। इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि तेरा अपना कुछ नहीं है। माँ के पेट से खाली हाथ आया, कब्र के पेट में खाली हाथ जाएगा। कफन की जेबें नहीं होती, कोई चीज़ बचा कर ले नहीं जाएगा, यहीं से लिया है और यहीं छोड़ कर जाएगा। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, उसका माल मिल्क है। इंसान खुद भी अल्लाह की मलकियत है, इसलिए खुदकशी हराम है। इंसान अपनी जान नहीं ले सकता, ये उसका मालिक नहीं है, ये उस खालिक ने इसे तख्लीक किया है। और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन शक्ल सूरत। और फ़ाबे यदैया, अपने हाथों से मैंने तेरा मुखड़ा बनाया है, तेरी तस्वीर बनाई है, ये मैं हूँ तुझे बनाने वाला। तो जब मेरे रास्ते में तुझे कुर्बानी देनी पड़े, फिर दिलो जान से, ना अपनी जान की परवाह रख, ना अपने माल की परवाह रख, ना अपनी इज्जत की, सब कुछ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए। क्यों? उसी का दिया हुआ है। और इसके बाद फिर इतराना नहीं है, हैं जी, इतराना नहीं है, उसी का दिया हुआ है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, बंदा नेकी करके फिर बगले ना बजाए, हैं जी, धमाल चौकड़ी ना डाले और लोगों को दिखाता ना फिरे कि मैंने ये। अल्लाह की कितनी नेमतें इस्तेमाल करते हो, हैं जी। मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। उसने अपने रब को पहचान लिया।
अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि आजकल जो कुर्बानी का मकसद था, जो कुर्बानी के पीछे एक मैसेज था, क्या वाकई लोग वो समझकर कुर्बानी कर रहे हैं? हम वो मकसद समझ पाए हैं कि क्या मकसद था, क्या मैसेज था? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और आजकल के हालात के मुताबिक जो है, हालात हाजरा यही है कि नमूदो नुमाइश है और रेस लगी हुई है, कंपटीशन है। बाबा बाबा वो हमारे साथ वाले घर जो है अंकल पटवारी साहब जो है, उनके यहाँ जो है 5 लाख का ऊंट आया खड़ा है। बाबा बाबा वो हमारे साथ जो है, जो अंकल थानेदार साहब रहते हैं ना जी, उनके घर जो है वो 10 लाख के बकरे आए खड़े हैं। रेस लगी हुई है, स्टेटस सिंबल बन, हाँ स्टेटस सिंबल बन गया है। और फिर इसमें वो जज्बा जो इस्लाम पैदा करना चाहता है, वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, वो दुम्बे भी कीती जांदे हो हैं जी। बुल्ले शाह ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਫਸ ਤੇ छुरी फेरी नहीं ते दुम्बे कीती जानते हो, दुम्बे कीती जानते हो, बिल्कुल पहले ये। और इसी को इकबाल ने कहा, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। असल चीज ये है हमारे यहाँ, ये चीज जो इस्लाम की असल रूह है। इस्लाम हसद को खत्म करना चाहता है। ये अंदर बैठा हुआ नफ्स जो है, इस पर छुरी फेरनी है, वो उसको खत्म करना चाहता है, अनाहत को खत्म करना चाहता है, पहले उस पर छुरी फेरनी है। लेकिन हम नहीं देखते, इसलिए वो बाबा बुल्ले शाह ही का कलाम है, वो फरमाते हैं, फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर काढ़ दरिया, फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर काढ़ दरिया, दरिया विच रज नहा, मच्छी वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, बुलिया पहले अपनी मैं मुका, ऐसे ही बुलिया पहले अपनी मैं मुका। इस्लाम चाहता है कि तू कुछ भी नहीं है, तेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। अल्लाह खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। ओए अल्लाह ही तुझे पैदा करने वाला है, अपने मालिक को भूल गया है। कुत्ते को एक रोटी डालते हो, भागता हुआ आता है, थोड़ा सा भगाते हो, पीछे चला जाता है जी। इसी बारी बाबा बुल्ले शाह ने कहा, राती जागे अते शेख सदा में, हम थोड़ी सी इबादत कर लेते हैं ना, फिर बता दे, आज मैं 4 बजे जो है उठा, आज मैं 3 बजे मैं नफलें पढ़ी, मैंने तहज्जुद पढ़ी, राती जागे अते शेख सदा में, राती जागन कुत्ते तै तू उत्ते, रुखी सुखी खा के जा विच रखां दे सुत्ते तै तू उत्ते, दर मालिक दा मूल न छोड़न, भावे मारे 100 जुत्ते तै तू उत्ते, उठ बुलिया यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तै तू उत्ते। हाँ, असल चीज यही है, ये अंदर का जो है, इसको लफ्ज़ मानना है, कंपटीशन नहीं है। ओ भाई ये इबादत है, बिल्कुल, ये कोई फेस्टिवल नहीं है। हमने फेस्टिवल समझ रखा है, उसके लिए जो है टिकटॉकर फिर रहे हैं, हाँ जी इतनी जनाब वाली तस्वीरें लगा रहे हैं, ये फलां 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 फलां, खुद नुमाई है, शोबाजी है। इस्लाम इससे मना करता है। इस्लाम कहता है कि नहीं, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, किसी का दिल दुख जाए, जिसके बच्चों के पास पैसा नहीं, जिनके पास दौलत नहीं है, जो नहीं कर सकते, बिल्कुल, उनका दिल ना दुखा। इस्लाम तो कहता है किसी दर्दमंद के काम आ, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। इस्लाम का नजरिया तो ये है
इस्लाम तो ये इज्तमाइयत पैदा करना चाहता है। नमाज सब इकट्ठे हो, घर में एक नमाज पढ़ी एक का सवाब है, मस्जिद में पढ़ो 27 दर्जे नमाज का सवाब ज्यादा। आज जुम्मतुल मुबारक है, खूबसूरत दिन। हाँ, सैयदुल अय्याम यौमुल जुमा है जी। आज के दिन जो है खूबसूरत कपड़े पहनकर इकट्ठे आओ, सारे इकट्ठे नमाज पढ़ो, अल्लाह के हुजूर इकट्ठे खड़े हो जाओ, इबादत करो, रब खुश होता है। ऐसी अच्छा सर, दूसरा ये भी एक ट्रेंड हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि जैसे कोई जानवर खरीद के आते हैं या कोई किसी ने नहीं खरीदा होता तो उससे बार बार पूछा जा रहा होता है कि आपने जानवर लिया है, आपने जानवर लिया है, कितने का लिया है, डिटेल्स ली जा रही होती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, उनके लिए भी डेफिनेटली मसाइल खड़े करते हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? गुजारिश मैंने पहले भी अर्ज की कि हमारा दीन इन चीजों से मना करता है। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ रहंदा, पर किसी दा दिल ना ढाई, मेरा रब दिलां विच रहंदा। असल चीज ये है, कहता ना ना ना, फरमाया फ्रूट लेकर तुम आ रहे हो, अगर ताकत इस्तात है तो साथ वाले हमसाए के लिए भी लेकर आओ, उनके बच्चों, और अगर नहीं है तो तुम्हारे बच्चे फ्रूट बाहर लेकर न जाएं, छिलके बाहर जो है घर के बाहर न फेंको, किसी का दिल न दुखे। और यहाँ पर जो है जैसे आप फरमा रही हैं, इंटरव्यूज लिए जा रहे होते हैं। लेकिन एक बात और भी है, तस्वीर का दूसरा रुख भी जो है, बाज ऐसे अल्लाह वाले भी होते हैं, नेक लोग भी होते हैं मालों में, जो है वो पता करते हैं कि किस किस घर में कुर्बानी नहीं है, ताकि हम उन घरों में कुर्बानी का गोश्त पहुंचा सकें। ये भी जो है इन्नमल आमालो बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस, कुरान मजीद के बाद जो सबसे सही तरीन किताब दुनिया में है, असहुल किताब इबादत किताबुल्लाह, सही बुखारी शरीफ, उसकी पहली हदीस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर, फइन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की। अगर वो खुदनुमाई कर रहा है, अगर दूसरों पर जो है अपना रोब, अपने पैसे दौलत का कारोबार है जी, वो कर रहा है, तो फिर तो सही नहीं है। और अगर ये चीज नहीं है, नेक नियति के साथ वो सर्वे कर रहा है, क्योंकि हुक्म है कि रात को सो तो तुम घर के इर्द गिर्द 40 घरों की खबरगिरी करके सो, कि कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई बीमार तो नहीं है। ये इज्तिमाइयत नमाज में क्यों रखी गई? इसलिए एक दूसरे का पता लगे, मालूम कर सकें, है जी, एक दूसरे के साथ राबता हो। तो इसलिए अगर इस नियत से वो करता है कि मैं जो है कुर्बानी करूंगा, सबसे पहले जो है इन लोगों के घरों में जो है, और हमसायों के इतने हकूक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। साहबा अर्ज करते हैं कि हमें शक होने लगा कहीं विरासत में हमसाये को शेयर होल्डर न बना दिया जाए, शरीक ना कर दिया जाए। लेकिन यहाँ शहरों में ख़ास तौर पर जो फौतगी हुई पड़ी होती है, पता ही नहीं होता, घर में बीमार होता है, पता ही नहीं होता है। तो ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि वो लोग जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, जिनको नसीब नहीं होता, और आजकल की महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा जो है मुश्किल में वो दरमियाना तबका है, पोश तबका है, बिल्कुल ऐसे, जो ना हाथ फैला सकता है, ना मांग सकता है, ना किसी के आगे झोली फैला सकता है, वो बेचारा बड़ा तंग है। तो इस हालत में उनका खास तौर पर ख्याल रखना जो है बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, हम कुर्बानी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, अक्सर घरों में देखा जाता है कि जब कुर्बानी की जाती है तो जो ख़वातीन होती हैं, जो उनके शौहर होते हैं, वो एक कुर्बानी लेके आते हैं तो एक कुर्बानी पूरा घर करता है। तो क्या ख़वातीन पे भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब इस्तेताद भी हैं, अफोर्ड भी कर सकती हैं? क्या उनके ऊपर वाजिब है? दूसरा ये भी मैं साथ में पूछना चाहूँगी कि अक्सर कुर्बानी जब की जाती है तो उसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं और एक रिश्तेदारों को दिया जाता है, एक मुस्तहिक अफराद को दिया जाता है, एक घर के लिए रखा जाता है। लेकिन अक्सर घरों में ये देखने को मिलता है कि जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की हुई होती है, तो वो रिलेटिव्स के घरों में नहीं भिजवाते, वो वाला हिस्सा भी मुस्तहिक अफराद को भिजवा देते हैं कि रिलेटिव्स ने कुर्बानी कर रखी है तो भेजने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही। तो उसके ऊपर इस्लाम क्या कहता है कि क्या ये तरीका दुरुस्त है, ऐसे ही होना चाहिए? जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की हुई है, उनके घर में ऑलरेडी गोश्त मौजूद है, तो बजाय बेहतर है कि मुस्तहिक अफराद खा लें उससे? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। इस्लाम, मैंने पहले जैसे बताया था कि आसान है, तंगी नहीं है। ये हम लोगों ने तंगी और उन लोगों ने जिनको दीन का फहम नहीं है, दीन की समझ नहीं है और शऊर नहीं है। इस्लाम एक शऊर देता है, समझ देता है। बेसिक चीज़ ये है कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब इस्तात है, जो साहिब निसाब है। इन कुर्बानी के दिनों में चाहे औरत है या मर्द है, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर। आपको मैं यहीं रोकूंगी, मुझे ब्रेक के लिए पीछे से कहा जा रहा है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो चलते हैं उस जानिब। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, इससे पहले हम कुर्बानी के ऊपर बात कर रहे थे, बीच में ब्रीफिंग आ गई, तो अभी हम फिर कुर्बानी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा सर, हम इस क्वेश्चन के ऊपर थे कि 3 हिस्से बनाए जाते हैं और रिश्तेदारों में नहीं दिया जाता। जिस रिश्तेदारों ने कुर्बानी की हुई होती है तो मुस्तहिक अफराद में वो तकसीम कर दिया जाता है, तो इसमें कोई ममानियत तो नहीं? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। गुजारिश ये है, ये 3 हिस्सों में तकसीम करना कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। अच्छा, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, बाज़ दफ़ा जो है तरगीब के लिए जो है बताई गई है। अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं, यहाँ तक भी इजाज़त है कि आप जो है पूरा गोश्त खा सकते हैं, घर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी इजाज़त है कि पूरा गोश्त तकसीम भी कर सकते हैं। बाकी ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिश्तेदारों ने जो है उन्होंने कुर्बानियाँ की हुई हैं, आपको पता है मुतमव्विल हैं, अमीन हैं, खाते पीते घराने हैं, उनकी बजाय जो है आप उन गुरबा को दीजिए, उन मसाकीन को दीजिए, उन मोहताजों को दीजिए जो बेचारे जो है सारा साल तरसते रहते हैं और इस वो जुस्तजू में होते हैं। उन्हें जो है ख्याल होता है कि कुर्बानी का गोश्त हमें मिलेगा, लेकिन बाज़ ऐसे भी होते हैं कि अपने हमसायों को नहीं देते, गरीबों को नहीं देते। फ्रिज और डीप फ्रीज़र भर कर जो है, एक हकीकी बात मुझे एक दोस्त ने बताई कि गरीब लोग जो है उनके बच्चे जो है वो कहते हैं कि अब वो कुर्बानी का गोश्त चाहिए, फलां अंकल ने भी किया है, फलां अंकल ने भी किया है, फलां अंकल ने भी किया, लेकिन हमारे घर नहीं आया। बच्ची ने मजबूर किया, जाकर उन्होंने नॉक किया, दरवाजे से बाहर जो है डॉक्टर साहब आए, वो हमसाए साहब आए, उन्होंने कहा कि सर हमने कुर्बानी नहीं की, हम आपके हमसाए हैं तो हमें कुर्बानी का गोश्त दी। तो उन्होंने उनका मुंह चिढ़ाया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, चले गए। लेकिन अल्लाह की शान कि ट्रांसफार्मर वो मोहल्ले का जल गया, बिजली नहीं है। 3 दिन के बाद वही लोग जिन्होंने डीप फ्रीजर में फ्रिज में गोश्त डाला हुआ था वो गोश्त बाहर डाल रहे हैं और उनको कुत्ते खा रहे हैं। तो बच्चियां क्या कहती हैं, अब्बू क्या इन अंकलों ने
कुर्बानी कुत्तों के लिए की थी। अबू इन्होंने जो है इंसानों के लिए कुर्बानी नहीं की थी, इन्होंने जो है इन कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी। तो अल्लाह दिखाता है बाज़ औक़ात इंसान जो है वो दौलत संभाल नहीं सकता, बर्तन थोड़ा हो ना उसमें ज़्यादा पानी आ जाए वो डुल जाता है। अच्छा सर, इसमें एक और भी मसला दरपेश आता है। अक्सर लोग कुर्बानी करते हैं, एक तो मौसम भी काफ़ी यहाँ पे शदीद होता है गर्मी वाला, तो जल्दी जल्दी से कुछ लोग वो जो रेहड़ियों में आते हैं वो आके सारा गोश्त उनको दे के, ये भी मुस्तहिक अफराद हैं, उनको दे के सारा निपटा देते हैं और बात ख़त्म कर देते हैं। और कुछ लोगों का कहना होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट में अक्सर जो ये ड्रेनेजेस वगैरह को साफ़ करते हैं उसमें ख़ास से क्रिश्चियंस होते हैं, तो वो भी तलब करते हैं, ज़िक्र करते हैं कि आप लोगों ने कुर्बानी की है, हम भी मुस्तहिक अफराद हैं, हमें कुर्बानी का गोश्त दे दिया जाए। तो उसमें अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम इसमें कोई मजहबी कैद भी है, कोई अहले किताब है या अहले किताब नहीं है, तो उसको हम कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? सारी समझ गया हूं। हमारा दीन जो है वो मोहब्बत का दीन है, पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बल्कि इस्लाम तो चाहता है कि आप जो है इन गैर मुस्लिमों की खिदमत करें, उनके पहले दिल जीतें, फिर वो आपके दीन की तरफ जो है माइल होंगे। इस्लाम में क्रिश्चियन को देने का बहुत ही अजर है, गैर मुस्लिम को देने का बहुत ही अजर है, गरीब को देने का बहुत ही अजर है। घर में ये माइयाँ काम करती हैं, ये बेचारी आती हैं आपके जो है कुर्ब जवार में, जो आपके साथ मुंसलिक है। इस्लाम शुरू घर से होता है, आपके साथ जो बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अगर आपके रिश्तेदारों में गरीब है पहले उनसे शुरू कीजिए। एक तो आपको सवाब ये कुर्बानी का होगा, सदका खैरात का होगा, दूसरा सिला रहमी का होगा, उनके साथ आपने सिला रहमी की है। तो इस तरीके से ये आपने जो है वेस्ट मैनेजमेंट वालों का बताया। और एक बात यहाँ पर मैं ये भी करता जाऊँ, हमारा दीन जो है सफाई सुथराई को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अत्तहूरो निस्फुल ईमान, अत्तहूरो शत्रुल ईमान, सफाई को जो है निस्फ ईमान करार दिया गया। तो सफाई जो है करनी चाहिए। ये गोबर वगैरह ये जो फेंक देते हैं आंते वगैरह गटरों में, गटर बंद हो जाते हैं, ये चीज़ जो है सही नहीं है और ये हमारे दीन के भी मुनाफी है और सफाई के असूलों को भी मुनाफी है। और इससे जो है हमारे जो है दोस्त मुतासिर होते हैं, हमसाए मुतासिर होते हैं, बदबू फैलती है, गंदगी फैलती है। तो हमें चाहिए कि हम जो है सफाई का ख्याल करें और इस जो है कुर्बानी के मौके पर जहाँ हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने जो है मोहल्ले की भी हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, कुर्बानी में ख़ासकर कोशिश कीजिएगा। हर दफ़ा इदारे भी कहते हैं और ख़ुद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखें। जब गली मोहल्ले साफ़ होंगे तो डेफ़िनेटली आपकी भी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपका घर साफ़ होगा तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आप उन्हीं गली मोहल्लों में आप ही ने चलना होता है या कोई और गुज़रता है। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं। अच्छा सर, सफाई वाली तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की आपने। दूसरा ये भी जान लेते हैं सर, अक्सर लोग इस महंगाई के दौर में कुर्बानी करने की इस्तेताअत नहीं रखते क्योंकि आजकल पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा पीक पे चली गई हैं, रास्ते भी बंद हैं ईरान अमेरिका इशू की वजह से, तो काफ़ी महंगाई की वजह से आवाम के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट आ रहा है। तो इस सिचुएशन में लोग क्या करें, इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाएं, किस तरह करें इसको? मैं बिल्कुल सही फरमाया। देखें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला। जितनी उसकी हैसियत है, हज उस पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखता है, कुर्बानी भी उस पर फर्ज है, वाजिब है जो साहिब निसाब है, इस्तिताअत रखता है। इन 3 दिनों के में उसके पास इतना माल मौजूद है, ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद
52.5 तोला चांदी के बराबर जो है उसके पास अगर माल है, हम दीगर अखराजात करते हैं। बहुत ही जो है अहम बात कर रहा हूँ, बच्चों की बर्थडे पर जो है हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जब कुर्बानी का मसला आता है, प्रोफेसर मलिक असलम साहब ये बताएं, मेरे ऊपर जो है 5 लाख का 10 लाख का कर्जा है, क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूँ? मैंने कहा जनाब आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके इनकम सोर्सेज कितने हैं, आपके पास माल कितना है, ज़रूरियात ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। इस्लाम, आपकी गाड़ी है वो ज़रूरियात ज़िंदगी में है, आपके घर में जो है वो लग्जरी चीज़ें हैं, आपके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आप उनके आदी हो चुके हैं, लेकिन इससे ज़ायद माल आपके पास मौजूद है। इस्लाम तो यहाँ तक भी कहता है अगर आपके पास उस वक्त पैसे नहीं हैं लेकिन आपको उम्मीद है, आप इतने अमीर आदमी हैं, मेरे फ़लाँ जगह से आने फ़लाँ से आने किराए आते हैं, इतने जो है मेरी इनकम होगी, आप जो है कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, कर्ज लेके भी कुर्बानी कर्ज लेकर भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके इनकम सोर्सेज जो है इतने होने चाहिए। आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे आने हैं, लेकिन अगर नहीं है, उस वक्त नहीं है लेकिन आने हैं, तो आने हैं फिर ले सकते हैं। जबकि आप अमीर आदमी हैं, साहिब इस्तात हैं, क्यों बंदे के ऊपर एक वक्त नहीं रहता है जी, कभी रफ़ात, कभी पस्ती, कभी गुलशन, कभी सहरा। जो हालत आज है मान लो वो दायम नहीं रहती, वक्त एक सा नहीं रहता। बाज़ औक़ात बंदे के पास जो है वो नकदी पैसे नहीं होते, लेकिन उसके वसाइल, उसकी इनकम, उसकी चीज़ें इतनी मौजूद हैं, तो फिर उस पर जो है वो कर्ज ले, बेटी की शादी पर तो कर्ज लेते हैं, दीगर चीज़ों पर भी तो कर्ज लेते हैं जी। हम जो है गाड़ी लेनी हो उसके लिए जो है 50-60 लाख रुपए कर्ज लेकर जो है कि जनाब मेरे फलां जगह से आ रहे, मैं आपको जो है चेक दे देता हूँ, ये ले लें, जो है उसके लिए कर्ज। तो यहाँ पर तो ये है कि आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे और अल्लाह इसका अजर देगा। हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला जो है। सर, एक ये भी मसला बहुत ज़्यादा दरपेश आता है कि कोई अगर आपका नेबर है, उस कैंसर पेशेंट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि कुर्बानी से बेहतर है वो पैसे हम इनको दे दें ताकि वो अपने इलाज पे लगा लें। उसके ऊपर क्या आप कहेंगे? बिल्कुल सही है, नेकी का काम है, करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब दूसरी चीज़ों पर होते हैं उस वक्त हमें आड़े नहीं आते। उस वक्त हमें अपनी अना, अपस, उस वक्त हमें ना गरीब का कैंसर नज़र आता है, उस वक्त ना गरीब की बच्ची की शादी नज़र आती है। गरीब की बच्ची की शादी कराना ज़रूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अमीर लोग हैं, आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, आप उस पर खर्च करें, लेकिन इसको आड़े न बनाएं कि जनाब आप इतने जानवर ज़िबा हो जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, काम हो जाएगा, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इतने पैसे जो गरीबों को दे दें, किसी की बच्ची की शादी करा दें। किसी इस्लाम का नुक्ता नज़र ये नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि गरीब की बच्ची की शादी भी कराएं, कैंसर वाले मरीज़ को भी जो है आप अटेंड करें, लेकिन ये अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, इसको आप जो है एक जो है फेस्टिवल ना समझे, ये आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उसके नबी की तरफ से एक जो है वाजिब चीज़ है, आपको उसको अदा करना चाहिए। आप जो है कुर्बानी करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिन्होंने अपने बेटे को है जी लिटा दिया, लान तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज़ जो है उन्होंने जो है वो लिटा दी, ज़िबा कर दिया। आज भी हमें ये बाद लोग जो है सिर्फ बकरी का फ़ोटो होता है, अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन जो है वो कुर्बानी के मौके पर खर्च नहीं करते कि जनाब हमारी जेब इजाज़त नहीं, दूसरे कामों के लिए इजाज़त देती है, दीनी कामों के लिए क्यों इजाज़त नहीं देती? इसके लिए भी आपके अंदर जो है, इसीलिए तकवा, अतकवा हा होना, मेरे नबी ने फरमाया तकवा जो है वो यहाँ है। फरमाया
इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सालहत सालहत जासदु कुल्लु, जब वो ठीक हो जाता है पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। वइज़ा फसदत, जब उसमें फसाद हो गया, फसद जासदु कुल्लु, पूरा जिस्म खराब हो गया। तो फिर नेकी का इंसान का इरादा नहीं बनता, इसलिए कोशिश करें आप जो है कुर्बानी करें और दूसरों को भी तरगीब दें, अल्लाह ताला बरकत देगा और अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह राजी हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, आज हमने डायबिटीज़ को भी डिस्कस किया, हफ्ते भर की स्टोरीज़ को भी और कुर्बानी को भी। डेफिनेटली डायबिटीज़ से भी आपको अवेयरनेस मिली होगी और कुर्बानी की इशू के ऊपर भी आपने खासा नॉलेज हासिल किया होगा कि किस तरह से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।